हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और एक न्यू वीडियो लेकर के, न्यू शानदार जानदार और एक जो आपकी इच्छा थी मैं वो वैसा वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज आपका है मगध डायनेस्टी में मैं मौर्य डायनेस्टी को लेकर के आया हूँ, जो सबका डिमांड होता है, सबको पढ़ने का। यही एक ऐसा वंश होता है मेरा इंडिया का, मेरा प्यारा भारत का, जहाँ से कहीं ना कहीं मेरा प्यारा भारत में सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा का यहाँ पे एक डायनेस्टी का प्लेसमेंट होता है, एक ऐसा वंश का प्लेसमेंट होता है किंग के अकॉर्डिंग कि पूरा भारत पे लगभग शासन करता है और पूरा भारत को पूरी मजबूती देता है। और साथ ही साथ जो भी और भी लोग इसके साथ आते हैं वो सारे पूरी भारत को एक अखंड भारत बनाने में पूरी भूमिका निभाते हैं। तो मैं ये जो आज भी हमारे पास जो अखंड भारत का नाम जो आता है, वो अखंड भारत में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना जुड़े, अशोक महान का नाम ना जुड़े, मौर्य डायनेस्टी का नाम ना जुड़े, पूरी तरह से अखंड भारत का थ्योरम बेकार साबित होता है। तो ये मौर्य डायनेस्टी को जानना हमारे लिए और आप सब के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और चलिए आज सब आकर के इस चीज़ों को सीखने की कोशिश करें बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो मेरे पास है मगध डायनेस्टी में मौर्य डायनेस्टी में यहाँ पे 3 किंग देखने को मिलता है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो इनके बेटे होते हैं जिसका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक महान। क्या मैंने बताया? चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक महान, ये 3 किंग ही ऐसे किंग होते मौर्य डायनेस्टी में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और साथ ही साथ अखंड भारत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब मैं बात करूं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मगध में इनका जन्म हुआ था। और इनको सबसे बड़ा जो सहयोग देने वाले थे वो कौन थे? तो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिसे भी कहा गया है या कौटिल्य के नाम से भी जाना गया है। ये जो चाणक्य है, आज भी कहते हैं ना कि चाणक्य का दिमाग कहीं लगा दिया जाए तो वो काम सफल ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि चाणक्य इतने तेज थे, इतने बुद्धिमान थे कि कोई एक ऐसा राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य को किसी भी प्रकार का रूल करने की नॉलेज नहीं होता है, लेकिन चाणक्य उसे इस अर्थ पे बैठे हुए इंसान को आसमान पे बैठा देते हैं और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े शासक का नाम में दर्ज हो जाता है। तो चलिए इन चीज़ों पे और देखें। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम है सर्वर्थ सिद्धि मौर्य। क्या नाम है? सर्वर्थ सिद्धि मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम है सर्वर्थ सिद्धि मौर्य और इनका जो जन्म हुआ है वो 15 अप्रैल 345 बीसी में होता है। 15 अप्रैल 345 ईसा पूर्व में इनका मगध में जन्म होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ये जो शासन करते हैं मगध डायनेस्टी में, ये 322 बीसी टू 298 बीसी तक मीन्स 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक के चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं। अब उसके बाद की मैं यदि बात करूं तो बर्थ इनका 344 बीसी में होता है और अपनी कैपिटल पाटलिपुत्रा को बनाते हैं, जिसको आज में पटना कहते हैं। ये पटना पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है और पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी होती है। ये जो है यहाँ पे इनके बेटा बिंदुसार होता है और बिंदुसार 298 बीसी टू 273 बीसी तक ये शासन करते हैं। उसके बाद इनके जो हुए सन अशोक महान 273 बीसी टू 232 बीसी तक शासन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आ जाऊं थोड़ा सा
कि एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कैसे अपने एम्पायर का प्लेसमेंट करते हैं, कैसे अपने एम्पायर का विस्तार करते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही छोटे पर्सन होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े ऑथर ने इनके बारे में बताए हैं उन पे थोड़ा सोर्स के बारे में फोकस करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहला जो सोर्स हमारे पास देखने को मिलता है वो मिलता है एक इकोनॉमिक्स बुक लिखा गया है, जिसको लिखे थे किसने, तो कौटिल्य ने लिखे थे। पूछा जाता है कि जो ये अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स कौटिल्य या चाणक्य ने जो लिखा है इस कौटिल्य को, ये किस विषय से रिलेट करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑल टाइम ये एक पॉलिटी का बुक है, एक राजनीतिक बुक है, और इसमें सारे जो मगध का राजनीतिक वर्णन है, ये मौर्य डायनेस्टी का सारा वर्णन इसमें किया गया है। तो इससे पता चल जाता है चाणक्य के द्वारा लिखी गई बुक से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मौर्य डायनेस्टी ऐसा आता है, और मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानकारी पूरी तरह से देखने को मिलता है, जिसको किसने लिखे हैं, तो चाणक्य ने इस बुक को लिखे हैं। किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अब यहाँ पे मैं बात करूं अभिकरण मीन्स ये कितने पार्ट में बटे हुए हैं, तो 15 पार्ट में बटे हुए हैं। जो ये बुक है वो 15 पार्ट में बटे हुए हैं, और प्रकरण जो इसका है वो 180 है, मीन्स इनका सब पार्ट जो है 180 है। और टोटल श्लोक कितना इस बुक में है, तो 4000 श्लोक है। इस बुक कितने वॉल्यूम में बटा हुआ है, तो 15 वॉल्यूम में बटा हुआ है। सब पार्ट कितना है, तो 180 है, और श्लोक कितने हैं, तो 4000 टोटल श्लोक इस राजनीतिक बुक में, इस अर्थशास्त्र बुक में लिखा गया है। जिसको किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखे हैं, और संस्कृत भाषा में से लिखा गया है। अब मैं बात करूं इंडिका बुक को, इंडिका को किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ये मेगास्थनीज कौन होता है, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होता है। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज एक यूनानी होता है, और इन्होंने एक बुक लिखा है, और ये बुक में स्पष्ट रूप के बारे में हमारे ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज को बाद में क्या किया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये दरबारी बन गया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में बहुत सारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये जो चीजें हैं अब इंडिका से पता चल जाती है। साथ ही साथ एक विलियम जोन्स नाम का पर्सन जो 27 फरवरी 1793 को मीन्स 27 फरवरी 1793 को उन्होंने विलियम जोन्स नाम का पर्सन ने इसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संकलित करने का प्रयास किया, नॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इंप्रूवमेंट करने का प्रयास किया, और सभी जो डिफरेंट पार्ट में बटे हुए थे नॉलेज, उसको एक पार्ट में लाने की कोशिश किया। और उसको आज जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसके बारे में जो जानकारी लेता हूं, ये कहीं ना कहीं विलियम जोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जो भी इनके टुकड़े टुकड़े नॉलेज थे उनको एक साथ लाने का कोशिश किया गया है इनके द्वारा। अब आते हैं यहाँ पे अशोक और रुद्रदामन। ये मैं बात करूं अशोक और रुद्रदामन का जो एक था, क्या चीज है, तो मैं बात करूं एक अभिलेख लिखा गया था, और ये जूनागढ़ अभिलेख जिसे बोला गया, ये जो रुद्रदामन है ये रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है। अभिलेख एक लिखा हुआ पैटर्न में एक रिटेन चीजें होती थी, और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है यह अशोक के द्वारा जो लिखी गई है। अशोक का अभिलेख अपना भी था, और साथ में रुद्रदामन ने जो अभिलेख लिखे हैं उसके द्वारा भी ये पता चल जाता है कि चाणक्य और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है वो कितनी अच्छे होते हैं, कितने इस भारत को आगे बढ़ाने में बेहतर रोल करते हैं। उसके बाद जो देखने को मिलता है मेरे पास मुद्रा राक्षस जो बुक है, यह मुद्रा राक्षस में भी हमारा मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। और मैं बात करूं फिर है
कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर में भी इनका वर्णन किया गया है। और यूनानी का एक पर्सन होता है जस्टिन, जस्टिन ने भी इनके बारे में ये बताने की कोशिश किया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, मीन्स SC ST से बिलोंग करने वाले पर्सन थे। लेकिन इसके बारे में सिर्फ एक अनुमानित है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके बाद में बात करूं कि स्पूनर नाम का पर्सन ने, स्पूनर नाम एक जो पारसी में इसको लिखा, जो पर्शियन होता है, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दिया है। साथ ही साथ रोमिला थापर नाम का एक पर्सन होता है, और उन्होंने इन्हें क्या बताया है, उन्होंने इसे वैश्या का रूप बताया गया है कि मौर्य डायनेस्टी एक वैश्या से बिलोंग करने वाले थे, और स्पूनर नाम का पर्सन ने इसे पारसी बताया है। तो मैं बात करूं, स्पूनर नाम का पर्सन इसे पारसी बताया चंद्रगुप्त मौर्य को, रोमिला थापर ने वैश्या बताया, और यूनानी का कुछ ऐसे लेखक थे जो इन्हें छोटे कास्ट बताया है। तो ये तो मेरा कुछ चीजें थी, ऐसे सब का सब ऑथर का डिफरेंट ऐसी मान्यताएं हैं। आज तक इसके बारे में पूरी तरह से साइंटिफिक कोई बातें नहीं आ पाई, किसके बारे में, तो इनकी कास्ट को लेकर के। बाकी सारी बातें तो हमारे बीच में देखने को मिलती है। अब मैं बात करूं कि जो यहाँ पे इन्होंने एम्पायर का जो विस्तार किया, वो सबसे पहला मैं बात करूं कि यहाँ पे परिशिष्ट वर्तन है, एक बुक में परिशिष्ट वर्तन में ये लिखा गया है कि सोल्जर का प्लेसमेंट होता है। एक्चुअली बात क्या है दोस्त कि चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे पर्सन होते हैं, कोई बड़े लेवल का पर्सन नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा एक ऐसा नहीं, इनके पिताजी क्षत्रियों के सरदार थे, क्षत्रियों के राजा थे। इनके पिताजी जो सर्वर्थ सिद्धिवर मौर्य हैं, वो एक सरदार थे, लेकिन बहुत बड़े ऐसे वंश से ये बिलोंग नहीं करते थे। एक बहुत बड़ा डायनेस्टी इनका नहीं था, एक छोटे मोटे पर्सन से बिलोंग करने वाले ये थे। लेकिन इनके पास एक पर्सन आ जाता है चाणक्य का नाम, और ये जो चाणक्य हैं एक बहुत बड़ा महापंडित होते हैं। और चाणक्य का तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा अभी इकोनॉमिक्स है, जो अकाउंटेंसी है, ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिया का पॉलिटिक्स पावर भी है, कहीं ना कहीं कहाँ से लिया गया है, तो चाणक्य के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जो हमारा इकोनॉमिक्स बुक, इसी से आज हमारा इंडिया भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह से उसको फॉलो करता है, उनके अकॉर्डिंग ही आज रूल करता है। तो ये जो परिशिष्ट वर्तन है, उस बुक में ये लिखा है कि कौटिल्य जो थे, जो चाणक्य जो थे, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही पर्सन का नाम है। तो ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य या चाणक्य, सब इन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही गरीब पर्सन होता है, कौन, तो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये क्या करते हैं कि वो लेकिन बहुत ही मतलब चाणक्य उनमें एक चीज को देख लेते हैं तो उनके अंदर एक राजा बनने की ये कुछ प्रतिभाशाली शक्ति उसके पास है, जो एक राज कर सकता है, शासन कर सकता है। अब क्या होता है कि कौटिल्य जो है सो बहुत सारे जो वहाँ नेबर की जो एरिया होता है, उस एरियाज की जो अर्थ माइंस होता है, वो अर्थ माइंस को सेल करके या डिफरेंट बिजनेस का थोड़ा बहुत एक्टिविटी करके जो पैसा ही अर्न होता है, उस पैसा से वो एक सेना बना देते हैं, एक सोल्जर बनाते हैं, एक आर्मी बनाते हैं। और वो आर्मी किनको देते हैं, तो वो देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास आर्मी जब हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरह से ट्रेनिंग भी कौन देते हैं, तो चाणक्य देते हैं, कैसे शासन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये सारी नॉलेज जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप में काम करते हैं और उन्हें सारी जानकारी एक रूलर का उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि एक बार यहाँ पे कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों
फर्स्ट अटैक करते हैं किस पे, तो पंजाब का किंग होता है, और पंजाब का किंग फिलिप नाम का व्यक्ति होता है। पंजाब का किंग फिलिप नाम का व्यक्ति होता है। और ये जो फिलिप्पा था वो कहाँ के रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। यूनान मीन्स यूरोप का रहने वाला था। और ये यूनान का शासक फिलिप होता है और ये पंजाब में शासन कर रहा होता है। अब इसको कौटिल्य को मीन्स चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को लग जाता है कि भैया तुम तो मेरा घर में शासन कर रहे हो। बस ये जाते हैं और उनकी धुलाई कर देते हैं, पूरी तरह पिटाई करते हैं। जब पिटाई होता है फिलिप्पा का तो फिलिप जो है सो भाग जाता है और इनसे मीन्स इनके सामने समर्पण कर देता है और फर्स्ट बैटल को यहाँ पे जीत जाते हैं 322 बीसी में और अपनी शासन को इम्प्रूवमेंट करते हैं और पहला फिलिप्पा को फूंक देते हैं और अपनी जो डायनेस्टी है उसका प्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड बैटल इनका जो होता है वो 321 बीसी में होता है और किसके अगेंस्ट में, तो मगध डायनेस्टी जो यहाँ पे घनानंद का शासन होता है वो घनानंद को ये बुरी तरह पिटाई करता है और इतनी पिटाई करता है कि घनानंद भी हार जाते हैं। और वहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शासन को स्थापना कर देते हैं मगध में और अपनी कैपिटल को परमानेंट कैपिटल में बदल देते हैं और ये परमानेंट कैपिटल पाटलिपुत्रा को बना देते हैं। अब जो थर्ड बैटल होता है वो थर्ड बैटल 305 बीसी में करते हैं। किसके लिए, तो सेल्यूकस निकेटर के लिए। सेल्यूकस निकेटर कौन था, देखो मैं बताता हूं। आपको पता होगा कि हमारा इंडिया में 326 बीसी में जो सिकंदर महान थे, सिकंदर महान का सोचा हुआ ये चीज़ें थी कि इंडिया को जीता जाए और उनका सेनापति थे कौन, उनका सेनापति कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर थे। और सेल्यूकस निकेटर जो है सो अपना जो प्लान होता है किनका, तो जिनका जो सिकंदर महान का जो प्लान होता है, तो सिकंदर महान की तो पहले पिटाई हुई थी लेकिन बाद में कुछ एरिया जो जीती हुई एरिया होती है वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर आता है शासन करने के लिए कि मैं शासन करूंगा। इस पे भनक लग जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और किसको, और लग जाता है यहाँ पे चाणक्य को। तो कहते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कि एक बार सेल्यूकस निकेटर की भी पिटाई कर दी जाए क्योंकि ये मिडिएवल एशिया से बिलोंग करने वाले थे। ये यूनान वगैरह एरिया से आए, यूरोप से आए और भारत पर शासन करने के बारे में सोच रहे थे। 305 बीसी में इतनी धुलाई इसकी होती है, इतनी पिटाई होती है कि सेल्यूकस निकेटर इनके सामने पैर पड़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि भैया मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं, बस मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जो किनका सेनापति होते हैं, वो सेनापति होते हैं सिकंदर महान का। लेकिन सिकंदर महान का सारा जो गुडविल होता है ये सेल्यूकस निकेटर बर्बाद कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के सामने झुक जाते हैं। अब इनका क्या होता है दुर्दशा सो देखो। और ये लड़ाई कहाँ होती है, तो सिंधु रिवर के पास। और सिंधु रिवर कहाँ पे है, तो सिंधु रिवर है पाकिस्तान, को पता ही होगा पाकिस्तान के एरियाज है और ये पाकिस्तान एरियाज में पूरी पिटाई होती है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। उसके बाद आफ्टर विन ट्रीटी होती है, यहाँ पे एक समझौता होता है। कहता है कि भैया तुम कहते हो कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा शासक हूँ, मेरे पास आओ अब और तुम मेरे पास समझौता तुम्हें करना होगा, हमारी शर्तों के अनुसार तुम्हें चलना होगा। अब देखो शर्त कितना मजेदार होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है इसका पढ़ने का। तो देखो ट्रीटी क्या होती है कि सबसे पहले उनकी जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी होती है, उनका नाम होता है हेलेना। क्या नाम होता है, हेलेना। कोई बुक में हेलेना लिखा है और कोई बुक में कार्नेलिया लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना हेलेना और कार्नेलिया दोनों एक ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि सबसे पहले अपना बेटी से मेरा शादी करवाओ, उसके बाद हम सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है
कि जो उनकी सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है, जो डॉटर होते हैं, उनसे सबसे पहला शादी हो जाता है, मैरिज होता है किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो पूरा खुश हो गए। अब क्या हो रहा है साथ में देखिए कि इनको एरिया भी मिल जाता है दान स्वरूप में, मीन्स इसको दहेज मिलता है, डॉरी के अकॉर्डिंग मिलता है, डॉरी के मानो या ट्रीटी के अकॉर्डिंग। उनके अंदर समझौता हुआ था तब दहेज मान लिया गया, लेकिन पिटाई हुआ था, उसके बदले में समझो मिला क्या क्या मिला एरिया? तो काबुल मिला, कंधार मिला, हेरात मिला और माकरान मिला या बलूचिस्तान मिला। ध्यान रखना, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ये काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। मैं फिर से बता दूं, ये बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान। मीन्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों एरिया किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देख लिए ना दोस्त, जब पिटाई होता है ना तो बड़े बड़े जो शासक दुनिया के होते हैं ना, वो आ जाते हैं जगह पे। अब इनके पास ये जो एरिया होता है, जो किनके अंडर होता है? तो सेल्यूकस निकेटर के अंडर होता है। और सेल्यूकस निकेटर सारी जमीन को अपना जो एरियाज का है किनको सौंप देते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं और कहते हैं मुझे छोड़ दो, अब मैं गलती ऐसा नहीं करने वाला हूं। ये बलूचिस्तान को कहीं माकरान देखने को मिलेगा और कहीं बलूचिस्तान मिलेगा। तो बलूचिस्तान और माकरान एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान या माकरान, ये एरिया किनको सौंप दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आते हैं कौन? मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज जो होता है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होते हैं। कौन होते हैं? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत होते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहते हैं सो सुनिए कि भाई तुम्हारी तो पिटाई हो ही गई, अब तुम क्या करोगे? दरबारी रख करके जो दरबार वगैरह है, जो तुम्हारा जो भी राजदूत वगैरह वो मुझे दे दो, तुम क्या करोगे? तो ये जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, अब वो किसके दरबार में रहने लग गया? अब रहने लग गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के सेवक बन गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बुक भी लिखता है जिसका नाम इंडिका होता है, जो मैंने आपको बताया था। ये जो मेगास्थनीज जो किनके? सेल्यूकस निकेटर का दरबारी है, ये ही किसके पास आ जाता है? तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ जाता है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा, जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये जूनागढ़ अभिलेख सबसे पहला मैं बात करूं इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन ने लिखा है, रुद्रदामन एक पर्सन का नाम है, ये रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है। और इसमें यह लिखा है कि जो सुदर्शन झील है, जो सुदर्शन लेक है, ये सुदर्शन लेक को पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना ही था, लेकिन अशोक महान के समय में फिर से इसे रिफॉर्मेशन किया गया था, नए तरीके से बनाया गया था। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान दोनों के बारे में बातें लिखी गई है और दोनों का नेम लिखा गया है। अब मैं बात करूं और अदर चीजें की, जैसे भद्रबाहु जो जैन धर्म के गुरु थे, जैन रिलीजन के गुरु थे। तो ये जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो अपने जीवन का अंतिम क्षण में जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। और ये ज्ञान किनसे लेते हैं? तो भद्रबाहु से लेते हैं। और भद्रबाहु जो जैन का गुरु होते हैं, जो भद्रबाहु के बारे में तो आपको जैन धर्म में मैंने बताया था। तो ये जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु ज्ञान देते हैं किनको? तो जैन के बारे में देते हैं किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने लग जाते हैं। अब इनका जो डेथ हो जाता है, इनकी जो मृत्यु होती है 298 बीसी में होता है, 298 बीसी में होता है। और कहाँ कैसे होता है? तो फास्टिंग के कारण होता है, मीन्स उपवास के कारण। ये खाना पीना नहीं खाए होते हैं और पूरी तरह से जब इनका एज डाउन एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज में, तो फास्टिंग में से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है।
अब मैं बात करूं इनकी मृत्यु कहां पे हुआ था, तो चंद्रगिरी माउंटेन में। और चंद्रगिरी माउंटेन कहां पे है, तो श्रवणबेलगोला में है। और श्रवणबेलगोला कहां पे है, तो कर्नाटका में है। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है और वहां की चंद्रगिरी जो माउंटेन है, चंद्रगिरी जो पर्वत है, वहीं पे इनकी मौत हुई थी। किनका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे भारत को आगे बढ़ाने में, ये प्यारा भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल करते हैं। उसके बाद इनके बेटा आते बिंदुसार, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बनता है अशोक महान, जो पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल को कायम करते हैं कि सारे लोगों की दिल को जीत लेते हैं। और सारे, एक तो जो इनका दुश्मन होते हैं उनकी पिटाई करते हैं और उनको तो मना ही लेते हैं, और जो इनके दोस्त होते हैं वो तो अपने आप इनके पास आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अशोक महान थे वो इतने मीन्स नरम भी थे ना, कि बड़े बड़े जो क्रूर भी हुआ करते थे तो उनके सामने झुक जाया करते थे। क्यों, क्योंकि अशोक महान एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली पर्सन का नाम है, बहुत बड़ा एक ऐसा सोल्जर का नेम है, एक ऐसा किंग का नेम है जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रूलर का नेम देखने को मिलता है। और यही अशोक महान जो पूरी हमारा भारत को अखंड बनाया था। आज भी जो अखंड भारत की बात करता है, ये अखंड भारत का प्लेसमेंट अशोक महान ने ही किया था। तो आने वाला टाइम में आपका बिंदुसार और अशोक के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करें जरूर से जरूर, और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आपने सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी आप दबाइए एक बार, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और मुझे आशा है कि आपको हिस्ट्री में आपको इतनी चीज़ों को बताया जाएगा कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद हिस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी गारंटी हम पे छोड़ दीजिए, और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। शायद दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मेरी वीडियो आप देख करके जाइए।